गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके चैनल GR स्टडी हब में। मैं गणपत चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में हमारा चल रहा है मारवाड़ का इतिहास। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो इस चैनल पर पहली बार है वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इसको अपने सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आप और आपके जो सारे फ्रेंड्स हैं उन सबको इस क्लास का जो बेनिफिट है वो आप सभी को मिल सके। दोस्तों, समय कम है, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। बात कर रहे हैं हम मारवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, हमने बात की थी, मालदेव तक बात चल रही थी हमारी। ये है मालदेव, और इस समय दिल्ली का शासक कौन है? शेरशाह, जो शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, इनके और इनके बीच अनबन का मुख्य कारण क्या था कि मालदेव ने पहले हुमायूं को आमंत्रण किया था कि मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या कारण था? हुमायूं, मालदेव ने कहा था हुमायूं को, जब चौसा का और बिलग्राम का युद्ध हुआ था ना 1539-1540 के अंतर्गत, तब मालदेव ने कहा था किसको? हुमायूं को, कि तू मेरे पास आजा, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन वो नहीं आता है। फिर चौसा के युद्ध में, वो बिलग्राम के युद्ध में हार जाता है। वो चला जाता है सिंध से वापस वो आता है मालदेव के पास। इस बात का पता चलता है किसको? शेरशाह को। शेरशाह को पता चलता है, तब शेरशाह मालदेव को बोलता है कि देख मालदेव, आपके और मेरे बीच में किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है ना, तो आपा तीजे वजह अपने बीच में खटास पैदा नहीं होनी चाहिए। तो जब मालदेव के तो क्या करे, तब कहा था कि आपके पास हुमायूं आया हुआ है, उसको गिरफ्तार करके मुझे सौंप दो। तब मालदेव ने सोचा कि यार अपन एक मारवाड़ी में क्या होता नहीं, घर आया हो और माँ जाए हो बराबर होया करे। यानी हम चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसकी वजह से चाहे कितनी भी हमारे सामने परिस्थितियां क्या ना आ जाए, लेकिन घर आए हुए शरणागत की रक्षा करना हमारा हिंदू धर्म है। ठीक है, तो मालदेव ने कहा ये तो ठीक नहीं रहेगा। तब कहा जाता है उसमें जो मारवाड़ के आसपास हुमायूं आया हुआ था, लेकिन मालदेव से मिलने के लिए नहीं जाता है। तब हुमायूं ने एक सेनापति भेजता है किसके पास? मालदेव के पास। और वहां जाके सिचुएशन देखते हैं, तब वो आप वापस आकर हुमायूं को बोलते हैं कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब वापस इसके पीछे एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, मतलब मालदेव चाहता है कि ना तो रिश्ते इससे खराब हो, ना हुमायूं से रिश्ता खराब हो। यानी उसने एक फॉर्मेलिटी की थी कि हुमायूं को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फॉर्मेलिटी मतलब शेरशाह को पसंद आई नहीं थी। ठीक है ना, तो शेरशाह को लगा कि वास्तव में मालदेव ने ना हुमायूं का सहयोग किया, वो चाहता तो गिरफ्तार कर सकता था। इस बात से नाराज होकर शेरशाह दिल्ली से रवाना होते हैं और आते हैं कहाँ? अजमेर। ठीक है ना। अब अजमेर का किस्सा, मालदेव की शादी होती है उमादे से। शादी किससे होती है? उमादे। ठीक है ना, उमादे कहाँ की थी? ये जैसलमेर, लूणकरण की बेटी थी ये। ठीक है ना। कहा जाता है कि मालदेव और उमादेव के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, और ये उमादेव राजस्थान की प्रथम सुंदरी, राजस्थान की सबसे सुंदर रानी है ये। ठीक है ना, उमादेव। कहा जाता है कि जब मालदेव और उमादेव की शादी हुई थी, ठीक है ना, तो किसी बात से लेकर अनबन हो गई। अलग अलग इतिहास का अलग अलग मत प्रकट करते हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि हुआ क्या था आखिर में। कहा जाता है, ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि जब शादी के समय इसके साथ एक दासी आती है जिसका नाम है बारमली। क्या नाम है? बारमली। बारमली राइमल के समय भी आती है और इसके समय भी आती है। बारमली बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ है, तो आप भी बारमली से बच के रहना। ठीक है ना, बारमली नाम से कोई लड़की है तो उसको फ्रेंड भी मत बनाना। ठीक है, तो कहा जाता है कि
कुछ मतलब मालदेव इंतजार में बैठा था, उमादेव के इंतजार में, और वहाँ बारमली पहले आ गई थी। तो अब तो लाइट डेकोरेट इतना पहले था नहीं, तो शायद मालदेव ने समझा होगा कि ये उमादेव है, और ऐसा कुछ हुआ था उनके बीच जिसकी वजह से उमादेव नाराज हो जाती है और वो चली जाती है कहाँ, अजमेर। ठीक है ना। अब शेरशाह यहाँ आते हैं, तब मालदेव को पता चलता है कि शेरशाह पता नहीं अजमेर पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है ना। तो इस उमादेव को समझाने के लिए, यानी उमादेव को वापस बुलाने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं, किसको, ईश्वरदास भट्ट को। ईश्वरदास भट्ट को, ठीक है ना। कौन भेजता है, मालदेव। ईश्वरदास भट्ट नहीं, सॉरी, ईश्वरदास बारट हैं, बारट को भेजते हैं। ठीक है ना। ये जाता है किसके पास, उमादेव के पास, और मतलब वो कुछ ऐसी बातें बोलता है और रानी को मनाता है, और रानी वापस मारवाड़ आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ जो मालदेव की दो दूसरी रानियाँ हैं, तो रानिया ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम है आशा भट्ट। आशा भट्ट, इसने मतलब रानी को भड़काया था वापस कि पीऊ रखे तो ताज, ताज रखे तो पीऊ, यानी तुझे अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो आप वापस वहाँ पर मत जाओ, फिर यदि आप वहाँ चले गए तो आपका स्वाभिमान डिगमगा जाएगा। इस बात का सुनकर रानी वहाँ पर ही रुक जाती है और मारवाड़ नहीं आती है। और जब मालदेव की मृत्यु होती है, मालदेव की मृत्यु के समय सेनानी, सेनानी कहीं है टाबरो, सेनानी कहीं चीज है मेरे, सेनानी किन्हें कहवे, फटाफट कमेंट करो, जवाब दो, सेनानी किसे कहते हैं। अरे सेनानी वो किसी व्यक्ति की वो ऐसी निशानी, जैसे अंगूठी है, कोई भी निशानी हो, उसके साथ सेनानी के साथ सती हुई थी। कौन, उमादेव। तो सेनानी के साथ सती होने वाली क्या कहलाती है, महासती। तो ये राजस्थान की एकमात्र महासती है, एकमात्र महासती। कौन थी, उमादेव। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कि राजस्थान की एकमात्र महासती कौन थी, तो वो थी उमादेव या रूठी रानी। ठीक है ना। तो सेनानी के साथ सती, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेनानी के साथ सती कौन हुई थी, तो सेनानी के साथ सती हुई थी उमादेव। ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके जॉब ना लग जाए गवर्नमेंट। ठीक है ना। बस शर्त ये है आप मेरे साथ बने रहो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप 10% मुझे सपोर्ट करोगे, मैं 90% आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ आगे। अब इसने अजमेर पर आक्रमण किया नहीं, ठीक है ना। तो अजमेर से आगे निकलता है और एक स्थान पर आता है, वो स्थान का नाम क्या है, बहुत ही रोचक कहानी है अब आगे की। यहां से आगे निकल जाता है शेरशाह और एक स्थान पर पहुंचते हैं। यहां पर कौन सा स्थान, सुमेल। और यहां से मालदेव भी आ जाता है, गिरी। यह मारवाड़ का ऐतिहासिक युद्ध है, ये मारवाड़ का ऐतिहासिक युद्ध, इसको कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, एक्चुअल डेट आपको याद रखनी है, एक्चुअल डेट याद रखनी है। डेट क्या है, वो है 5 जनवरी 1544। ठीक है ना। 5 जनवरी 1544 एक्चुअल डेट याद रखनी है। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य होता, शेरशाह और मालदेव के मध्य। अब युद्ध की क्या घटनाएं होती है, उन सारी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब दोनों स्थान पर आमने सामने आकर खड़े हो गए। मालदेव के साथ सेनापति थे, एक तो था जैता, एक था कुंपा। यानी मालदेव को 52 युद्ध का विजेता कहा गया है, 52 युद्ध विजेता। भाई ये भी शक्तिशाली और ये भी शक्तिशाली, क्योंकि ये दिल्ली के बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली के शासन पर
बैठता है, तो ये भी कोई मतलब किसी भी प्रकार का संकोच है ही नहीं कि भाई शेरशाह शक्तिशाली नहीं है। और शेरशाह को लग रहा है कि 52 युद्ध विजेता कौन है, मालदेव, तो मालदेव भी शक्तिशाली कम नहीं है। तो दोनों स्थान पर सेनाएं आके खड़ी हो जाती। कहा जाता है कि दोनों के पास सेनाएं 50-50 1-1 लाख मतलब बताते हैं, मतलब सेना बराबर बताते हैं, ठीक है ना, युद्ध होने से पहले, ठीक है ना। महीना 2 महीना घेरा रहा, ठीक है ना। तो शेरशाह ने कहा ऐसा तो मतलब पार पड़ेगा नहीं। शेरशाह ने एक चाल चली थी, ये दोनों सेनापति है ना, ये सेनापति, इनके जो शिविर थे उन शिविरों में पैसे रखवा दिए, कुछ 10-10 20-20 हजार पैसे रखवा दिए थे। और एक पत्र मालदेव के शिविर में, शिविर के मालदेव के शिविर के पास, मालदेव के शिविर के पास एक पत्र रखा दिया जाता है। और उस पत्र ये लिखा हुआ होता है कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा जेता और कोपा मालदेव को गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंप देंगे। ये पत्र पढ़ता है मालदेव, तब देखो स्वाभाविक है, हम जिस पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना, और हमें ऐसी सूचना मिल जाए कि वही आपका विश्वास तोड़ने वाला है या वही आपको आपके साथ धोखा करने वाला है, तो हमें भी लगता है, ठीक है ना। तो इसको मतलब एकदम बड़ा गहरा सदमा लगा था, किसको, मालदेव को, क्योंकि मालदेव जो 52 युद्ध विजेता है उसके मुख्य रूप से जेता और कुपाई है, यानी इन दोनों मुख्य सेनापतियों की वजह से वो आज तक युद्ध जीतता हुआ आया है। तब मालदेव ने कहा भाई ये दोनों भाई दुश्मनों से मिल चुके हैं, तो अब तो मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होगा ये मुझे गिरफ्तार करके इसको सौंप दे देंगे। तब मालदेव इस युद्ध से पीछे हट जाता है, पीछे हट जाता है। ये बात पता चलती है जेता और कुपा ने बहुत समझाया था मालदेव को, लेकिन मालदेव नहीं माना। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए जेता और कुपा 5-5 हजार सैनिकों के साथ 5-5 हजार सैनिकों के साथ युद्ध में डटे रहे। और देखो जेता और कुपा मतलब सरदार थे, इनको हम सामंत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सामंत। तो जो प्राचीन काल में जो राजा था ना, वो सामंतों से शक्तिशाली होता था, यानी सामंतों की बात वो कभी नहीं टालता था, क्योंकि सामंतों के पास सेनाएं होती थी। एक पर्टिकुलर एक राजा के पास 1-1 लाख सेनाएं नहीं होती थी, वो आसपास वाले सामंतों को मतलब सेना की भर्तियां निकलाती थी। जैसे हम स्टेट वाइज होते हैं ना, तो जैसे हमारे राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, गुजरात पुलिस है। फिर मान लो यदि एक साथ मान लो कहीं जरूरत हो जाए तो सारी इकट्ठी होकर वहाँ चली जाए, ठीक है ना। तो ये सेनाएं डिवाइडेड थी, मतलब सामंत भी इस समय शक्तिशाली थे और सामंतों की बात ही राजा मानता था, ठीक है ना। तो जेता और कुपा अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये बिना फालतू का बेवजह का कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को हम धोकर रहेंगे। तो युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 और इतना खतरनाक युद्ध होता है कि एक बार तो लगा था कि ये जो शेरशाह है ये हार जाएगा, मतलब शेरशाह हार जाएगा इस युद्ध में। तब शेरशाह ने कहा, दोपहर का समय हो गया था, शेरशाह ने कहा युद्ध 5-10 मिनट के लिए रोका जाए। तब इन्होंने कहा क्यों, कि मुझे नमाज पढ़नी है, क्या पता मैं इस युद्ध में रहूं या न रहूं, मेरे लास्ट बार में मेरे भगवान मेरे अल्लाह को याद कर लूं। तब इन्होंने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि हे खुदा, मेरे से ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि शेरशाह कहाँ का बादशाह है, दिल्ली का बादशाह, और आया कहाँ, मारवाड़ में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बाजरा होता है, वो भी एक मुट्ठी भर बाजरा, ठीक है ना। कहा कि मैं देखो दिल्ली का बादशाह और यहाँ आया हूं मारवाड़, इस तपती रेत तपती धूप के अंतर्गत, ठीक है ना, शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा कर मेरे अल्लाह या मेरे खुदा कि मुझे इस युद्ध में जिता दे, फिर मैं मेरे फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना। युद्ध इतना खतरनाक हुआ था, शेर खां के मुंह से निकला था, मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता,
यानी ये कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता यदि इसका एक सेनापति जो जलाल खां है ये सपोर्ट नहीं किया होता ना, क्योंकि ये रिजर्व टुकड़ी थी किसके पास, शेरशाह के पास। तो रिजर्व टुकड़ी की वजह से ये युद्ध जीत पाया। इस युद्ध में जेता और कोपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। और जोधपुर पर अधिकार हो गया किसका, शेरशाह का। जब जोधपुर इन मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है तब ये लंबे समय पर यहाँ रहता नहीं है और खवस खां और ईसा खां को सौंप दिया जाता है मारवाड़। खवस खां और ईसा खां को, इन दोनों को मारवाड़ सौंप दिया जाता है। किन दोनों को, खवस खां और ईसा खां को। और ये खुद चला जाता है आगे यहां से कालिंजर और कहा जाता है कालिंजर में यह वार रुकता है और बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप हाँ बोल के जवाब दो फटाफट कि सर हमें गिरी सुमेल का युद्ध पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। बहुत ही मैंने विस्तार पूर्वक और आराम से बताया गिरी सुमेल का युद्ध क्यों हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, क्या चालें चली थी, किन चालों की। पता है यदि मालदेव इस युद्ध में पीछे नहीं होता ना, यदि ये ऐसी अफवाहें नहीं होती ना, तो शायद हमारा जो राजस्थान में मारवाड़ का इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा होता, क्योंकि इस युद्ध में शेरशाह की हार हो जाती और मालदेव दिल्ली का बादशाह हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। यदि काश ऐसा हो जाता तो शायद हमारा इतिहास ही कुछ अलग होता, हमारे इतिहास की बातें कुछ अलग होती, ठीक है ना। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, कोई नहीं टाल सकता। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को एक बार प्लीज शेयर कर दो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आप इसको कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करोगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फटाफट आप जवाब देकर बताओगे कि सर हाँ क्लास बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आपको वापस यदि मुझे किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं देते हो तो मैं भी ठीक है कि यार पढ़ाना है क्या मारवाड़ का इतिहास, क्या मेवाड़ का इतिहास, बस पढ़ा दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, आपने देख लिया, बात खत्म। नहीं, मैं चाहता हूं कि जो मेरे से एक बार पढ़ लेना उसको वापस इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और बहुत जल्द मैं मैराथन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ जिसमें बहुत ही कम समय में आपको जो राजस्थान का इतिहास है, जिसमें चौन वंश का इतिहास, मेवाड़ के जो गुहिल है, सिसोदिया है उनका इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर बाटी का इतिहास और फिर मेरा बच्चा आमेर का इतिहास, वो आपको मैं मैराथन क्लासों में 1 या 2 क्लास में कंप्लीटली पूरा करवा दूंगा। सिर्फ आपको समझना है, वो लिखना नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा। अब बात करेंगे आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो मालदेव की उपाधि है ये 52 युद्ध विजेता। 100 युद्ध विजेता कौन है? समुद्रगुप्त। 17 युद्ध किसने किए थे? हमीरदेव ने, जिसने 16 में विजय हासिल की थी, ठीक है। आपको मतलब याद होने चाहिए ऐसे। अब हम बात करेंगे राजस्थान में उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था। जाहिर सी बात है उदय सिंह था, ठीक है ना। कहा जाता है ये हमारा राजस्थान, ठीक है ना, और यह है हमारा मालदेव और यहां पर है उदय सिंह। कहा जाता है उदय सिंह और मालदेव के बीच में संबंध अच्छे थे। अच्छे कब थे? जब उदय सिंह शासक बना था तब बनवीर के विरुद्ध, जब बनवीर की हत्या की थी, उदय सिंह ने हत्या करके शासन वापस लिया था, तब जैता और कोपा ने मतलब मालदेव ने सैनिक भेजे थे किसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए? उदय सिंह के, ठीक है ना। तो पहले इनके बीच में अच्छे संबंध थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था वो बात हम आगे बढ़ेंगे। एक बार क्या हुआ था, मालदेव यहाँ जाता है खैरवाबाद, खैरवा की ठाकुर है जैत सिंह, यहां इसका ससुराल है, ठीक है। तो रूप कंवर इसकी पत्नी का नाम है। क्या नाम है? पत्नी का।
अब मालदेव जाता है ससुराल। देखो ससुराल जाते हैं ना, तब कहते हैं जब जवाई राजा जब ससुराल आता है ना, तो ससुराल की रौनक ही अलग होती है। आज देख लो हमारे पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना, मतलब इतना बढ़ चढ़ के हम मतलब एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे मतलब घर पे हमारे जो कहीं मारवाड़ी का पावण आवे या जवाई सा आवे जन, ठीक है। तो मालदेव भी अट गयो, जवाई सा खूब खातिरदारी करी। क्या देखो प्राचीन, अब आजकल तो मतलब लोगों के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मतलब रिश्तों में इतना वो गहराई नहीं रही है, ठीक है ना। आज तो भाई भाई आपस में नहीं बोलते हैं, बेटा बाप से बात नहीं करता है, बहन भाई आपस में बात नहीं करते, मतलब वो रिश्तों की गहराई धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज तो कहेंगे मैन मारी बीवी राजी है बस, बाकी वाला बाढ़ में जाओ, कोई लेना देना नहीं है। मियाँ बीबी राजी तो कहीं करे काजी। शायद आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन ये कहावत अब सच हो रही है, ठीक है। तो ये भी मतलब ससुराल गया था, तो सारे मतलब वहाँ पर सज धज के तैयार थे। और वहाँ इसकी एक साली थी, हाड़े, क्या नहीं हाड़े दादी घरवाली। अब घरवाली में ये मतलब नहीं है, आप वो मतलब मत निकालना, ठीक है ना। मतलब कहते हैं कि साली भी एक पति की जो पत्नी की जो सिस्टर होती है ना, आप ये वो दूसरा वाला मतलब मत निकालना, मेरा वो मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मालदेव ने इच्छा की थी इससे शादी करने की। तब जय सिंह का बेटे वो आप एक तो दे दी, अब है था नहीं देवने कहीं, लेकिन राजा हो और ये ठाकुर हो। तो जय सिंह कहो कि ठीक है सा आपकी बात मंजूर है मने, लेकिन 1-2 महीना तक मने टाइम दो, ठीक है। तो टाइम दे के चलो मालदेव के 1-2 महीना नहीं, आप 5 महीना ले लो आप ले, लेकिन शादी तो बस इनके साथ ही करनी है। कहा जब मालदेव वापस आया तब इस जय सिंह ने इसकी शादी कर दी उदय सिंह के साथ। एलो मतलब पहले जो रिश्ता अच्छा चल रहा था, अब रिश्ते मतलब टूटने की बात आ गई थी, खराब इन दोनों के बीच में। क्यों? जो होने वाली थी मालदेव की वो हो गई उदय सिंह की। तो जाहिर सी बात है यार, आज हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फालतू में क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। मान लो आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और बीच में कोई थर्ड पार्टी आके उस प्यार को लेकर चले जाएगा, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। तो वही ये हुआ था कि शादी कौन करना चाहता था? मालदेव। और किसके साथ हुई थी? उदय सिंह की। जब शादी हुई तब मेरी रूप कंवर भी वही थी, किसकी पत्नी? मालदेव की। तो अपनी बहन को तोहफे में मतलब सोने चांदी के आभूषण देना चाहती थी, लेकिन उस तोहफे की जगह एक मूर्ति इनके साथ चली गई थी, और वो मूर्ति है नागनेची। कहा जाता है कि मेवाड़ में आज भी साल में 2-3 बार नागनेची माता की पूजा की जाती है। तो पहला कारण तो ये हो गया मालदेव और उदय सिंह के बीच में अनबन का। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण अब आपके सामने आएगा। एक मालदेव के सेनापति ने अजमेर पर आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ का शासक था हाजी खान। तो इन्होंने आक्रमण किया, तो हाजी खान दौड़ता हुआ आया किसके पास? उदय सिंह के पास। बोला कि मेरे ऊपर आक्रमण हो गया है। किसका? मालदेव का। तो उदय सिंह तुरंत सेना लेकर पहुंचा। जब इस बात का पता मालदेव के सेनापतियों को चलता है, तो ये यहाँ से पीछे हट जाते हैं इस युद्ध से। तब हाजी खान ने कहा उदय सिंह को कि थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि उस समय उदय सिंह की थोड़ी सटक गई। कैसे सटक गई? इसकी एक मतलब पत्नी ही थी, उसका वैश्य नाम दे रहे हैं, रंगराई वैश्य थी ये, ठीक है ना। तो उदय सिंह ने मतलब कहा कि भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चल तू युद्ध हट जाना, मतलब आना जाना और खर्चो नहीं दे तो कोई बात नहीं, मन कोई अफसोस नहीं है। आज उठ नहीं बैठना टे, मतलब मैं सोचो कोई दर्शन करने आया, तो यूं कर था यार रंगराय यही न मारा तो भेज दे। जन हो गया बेटी का बाप रंगराय ने की कर भेजू, आज ही रंगराय ने भेजू, मारे मेला में तो आज ही अंदर हो जाई, थारा तो भेज दो, मारा तो अंदर योड़ जाए, कर्म फूट जाए मारा। लेकिन उदय सिंह ने कहा नहीं, हम तो इसको लेकर जाएंगे। तब इसको समझाया था, सरदारों ने भी इसको समझाया था, किसको? उदय सिंह को, लेकिन उदय सिंह नहीं माना था। तो इतिहासकार आता है एक ओझा। कौन आता है? ओझा। ओझा ने उदय सिंह के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया था, लंपट उदय।
लंपट उदय सिंह, मतलब लंपट उदय सिंह नहीं माना। तब हाजी खान ने वापस मैसेज किया था किसको, मालदेव को, कि यार थार बिना घोर अंधेर है, ठीक है नहीं, मने ध्यान नहीं हो, थारो तरीको नहीं हो, लेकिन उदय सिंह आयो, उदय सिंह मारो घर उजाड़ रही है, मारे मेला मात नहीं चाह अंदर हो कर रही है। तो कहा जाता है कि मालदेव जैसे ही मैसेज मिला और वहां से वापस आ जाता है, ठीक है। और इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। वो युद्ध कब होता है, 1557 ईस्वी में, और इस युद्ध में हार होती है उदय सिंह की, ठीक है ना। और विजय कौन होता है, मालदेव। मालदेव और उदय सिंह के पहले भी युद्ध हुआ था, जब इसकी साली से विवाह किया था तब मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, तब मालदेव की हार हुई थी, ठीक है ना। अब देखो मालदेव की मृत्यु हो जाती है 1562 ईस्वी में। माँ सती कौन होती है, उमादेव, जो सेनानी के साथ सती होता है वो माँ सती कहलाती है। याद रखना, आप इतिहास में पूछ लिया जाएगा कि सेनानी के साथ सती होने वाली महिला को क्या कहते हैं, माँ सती। और राजस्थान की प्रथम माँ सती कौन थी, उमादेव, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब मालदेव के बारे में इतना कुछ दिया हुआ है नहीं कि मतलब ऐसे ही मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई युद्ध वगैरह या कहीं भागदौड़ में युद्ध मृत्यु नहीं होती है, ठीक है ना। अब मालदेव के आगे बात करते हैं, मालदेव के पुत्र कितने हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ठोक दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दो प्लीज। यदि आज आपने शेयर नहीं किया ना तो कल की क्लास में फिर मैं शेयर कर दूंगा, आप सबको देख लेना। हम बात कर रहे थे मालदेव की। मालदेव का जो शासनकाल है वो भी याद रखना आप, 1532 से लेकर 1562 तक। अब इसके बाद इसके पुत्र आते हैं, 3 पुत्र हैं। सबसे बड़ा बेटा है वो है राम सिंह, दूसरा है उदय सिंह, और तीसरा है चंद्रसेन। ये उदय सिंह कौन, मोटा राजा उदय सिंह याद रखना है, जिसने अकबर ने इसको मोटा राजा की उपाधि दी थी। मोटा राजा एक जयपुर में भी आता है, ठीक है ना, तो ये जोधपुर वाला है। अब आता है मतलब मालदेव किसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, चंद्रसेन को। तो जाहिर सी बात है इन तीनों के बीच आपस में लड़ाई होगी, ठीक है ना। तो लड़ाई में मामला सेट बैठ होगा नहीं, तो ये राम सिंह और उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है, दिल्ली। और उस समय दिल्ली का शासक कौन है, अकबर, ठीक है। क्योंकि जोधपुर पर वापस शासन कर लेता कौन, मालदेव। कहा जाता है कि शेरशाह का शासनकाल 527 दिन तक रहा था मारवाड़ पर, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ये न्यूज़पेपर में आ जाता है कि शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तब मालदेव वापस मारवाड़ पर आक्रमण करता है और मारवाड़ को जीत लेता है। और थोड़े दिन बाद हुमायूं भी ये समाचार सुन के वापस दिल्ली आ जाता है। अब दिल्ली की राजगद्दी पर कौन विराजित है, अकबर, ठीक है ना। तो ये दोनों चल गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, दिल्ली में है अकबर, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने गुहार लगाई थी कि हम बड़े थे लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। तो शायद मालदेव ने इन दोनों में काबिलियत थी नहीं, चंद्रसेन में काबिलियत देखी होगी, उसके वजह से जो भी मैटर था ये इनका पारिवारिक मैटर था, इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। हम बात ये उसी पर करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आगे हम चंद्रसेन की। चंद्रसेन, इनका जो शासनकाल का जो टाइम पीरियड है वो 1562 से लेकर 1582 तक, ठीक है। किसका, चंद्रसेन का। इस समय दिल्ली का शासक कौन है, दिल्ली का शासक अकबर। और राजस्थान इस राजपूताना में सबसे पहले मुगलों के साथ संधि और वैवाहिक संबंध करने वाला कौन था, बारमल। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी गांव में, आप 10 जने हो, ठीक है।
और उन 10 में से 9 जनों का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहते हैं ना तेरी जीत से तो ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हुए हैं। तो यही लोग यही पूछते हैं कि भाई तार सिलेक्शन क्यों नहीं हो, तुम पढ़ी हो तो फिर तो बेटा ठीक है नहीं मजा कर दो जन सिलेक्शन ही होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसने बनाए थे? बारमल ने। तब सारे जो राजा सामान ठिकाने थे वो सारे बारमल को कोसते थे कि मतलब कैसा कलंक है तू, मतलब राजपूत समाज पे एक कलंक है, जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उसकी अधीनता स्वीकार की थी। तो मतलब बारमल ने एक चाल चली थी, जो एक अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में। नागौर दरबार वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, और इस पटवारी के सीधा क्वेश्चन, पटवारी रीट के अंदर सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यदि चंद्रसेन से क्वेश्चन आएंगे ना तो चंद्रसेन की 2-3 उपाधियां और इस नागौर दरबार के संबंधित प्रश्न ही आएंगे। तो नागौर दरबार का आयोजन करवाया था, कब करवाया था? 1570 में। इस समय नागौर दरबार में उपस्थित कौन कौन होते हैं? एक तो बीकानेर से कल्याण सिंह, बूंदी से सुरजन-हाड़ा और जैसलमेर से हरराय सिंह भाटी। हरराय सिंह भाटी। आपको पूछ लिया जाएगा 4 नाम देके कि नागौर दरबार में किन निम्न में से किस शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो 3 नाम आपको ये दे दिए जाएंगे और एक दूसरा दे दिया जाएगा, या यहाँ पर चंद्रसेन नाम डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ था तब चंद्रसेन भी वहां गया था। ठीक है ना, लेकिन चंद्रसेन के साथ में वो व्यवहार नहीं किया गया जो अन्य राजाओं के साथ किया जा रहा था। तब चंद्रसेन ने अकबर को स्पष्ट रूप से वार्निंग दे दी कि तेरे को तो देख लूंगा। अब यार दिल्ली रो शासक है, बादशाह है, और चंद्रसेन धमकी दे, जाहिर सी बात है कि आ बैल मुझे मार, कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी ये धमकी देकर कौन चला जाता है? चंद्रसेन। क्यों? अब चंद्रसेन के 2 भाई थे, वो पहले तो अकबर के पास ही थे, पहले से ही मौजूद थे। कौन कौन? राम सिंह और उदय सिंह। ये वहां से धमकी देकर निकल जाता है। तो ये मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति कहलाता है, मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है ना, किसने किया था? चंद्रसेन ने। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको कहा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप। किसको? इतिहासकारों ने कहा था इसको मारवाड़ का प्रताप। प्रताप से इसको जोड़ा गया है। महाराणा प्रताप कब उसका जो राजतिलक होता है 1572 में होता है, लेकिन ये धमकी दे देता है कब? 1570 में। तो ये प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी। अब अग्रगामी हुआ तो मतलब अग्रगामी कौन? जो आगे चलने वाला, आगे मतलब कहाँ चल रहे हैं? पथ, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक किसका? प्रताप का। यानी प्रताप का ये पथ प्रदर्शक है। कौन है? चंद्रसेन। ठीक है ना। और एक इतिहासकार इसको कहते हैं भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। यानी ये 4 उपाधियां किसकी है? चंद्रसेन की। ठीक है ना। तो आपको इन 4 उपाधियों में से कोई भी एक दूसरी डाल के पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसमें से कौन सी चंद्रसेन की उपाधि नहीं है। तो मारवाड़ का प्रताप कैसे कहलाया? क्योंकि प्रताप ने भी मुगलों के साथ संधि नहीं की थी, जीवन के अंतिम क्षण तक उसने मुगलों का विरोध किया। उसी भी प्रकार प्रताप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ठीक है ना, कभी सही ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाया। वैसी की वैसी स्थितियां हो जाती हैं चंद्रसेन की। चंद्रसेन इस अकबर को धमकी दे के आ जाते हैं कब? नागौर दरबार के समय। और फिर अकबर इसके पीछे सेना लगा देते हैं तो चंद्रसेन भागता है कहाँ? बादरा जोन, बादरा जोन भागता है। लेकिन वहां पर भी अकबर के सैनिक आ जाते हैं और यहाँ से कहाँ भागते हैं? सिवाना, सिवाना। और सिवाना क्या है? मारवाड़ के राजाओं की
संकटकालीन संकट शरण स्थली है, संकटकालीन शरण स्थली किसकी? मारवाड़ के राजाओं की। आपको क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कहां पर है, तो वो है सिवाना दुर्ग। ठीक है ना। कहा जाता है कि यहां से भटकता भटकता सारणों की पहाड़ियों में, सिवाना में ही सारणों की पहाड़ियों में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहां पर इनकी बनी होती है छतरी। क्या बनी होती है? छतरी। अब वापस बात आते हैं उपाधियों की, उपाधियों के बारे में। यानी मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति है जिसने अकबर से सीधा मतलब कहा था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो प्रथम व्यक्ति था। फिर इसको कहा गया मारवाड़ का प्रताप। टाइम का फिर इसको कहा गया कि मारवाड़ का प्रताप, तो जो मेवाड़ का प्रताप था उससे इसको जोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहासकार भूल कर रहे हैं। जैसे इसमें कहा था कि भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा कैसे? आज महाराणा प्रताप के नाम से बड़े बड़े जो इनाम है वो रखे गए हैं, हवाई अड्डा रखा गया है, ठीक है, उद्यान रखे गए हैं, यूनिवर्सिटी रखी गई है और बड़े बड़े धर्मशालाओं के नाम है, होटलों के नाम है, हर जगह मिलेंगे। आप किसी भी आप अपने दादा जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेना कि महाराणा प्रताप का नाम सुना क्या, तो बोलेंगे बिल नाम तो सुना है। कौन था? कि पता नहीं था कौन, लेकिन नाम जरूर सुना है। लेकिन इस चंद्रसेन का नाम नहीं आता है, किसी भी प्रकार के कोई पुरस्कार में नाम नहीं आता है, किसी भी प्रकार के कोई कॉलेज का नाम नहीं आता है, इसलिए इसको कहा गया है भूला बिसरा। और यह भी कहा गया है कि महाराणा प्रताप के संकट के समय प्रजा उनके साथ थी, जनता उनके सहयोग में थी, लेकिन चंद्रसेन के साथ जनता सपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि इसने संकटकालीन के समय सेठ साहूकारों को लूटना शुरू कर दिया था। इसलिए जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे वो चंद्रसेन का सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है ना। तो चंद्रसेन की हो जाती है 1582 में मृत्यु। तब उसके बाद इनके बाद शासन कौन बनता है? उदय सिंह। तो उदय सिंह के बारे में 2-3 बातें फटाफट आपको बता देता हूं, फिर हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो चंद्रसेन आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो मुझे। अब हम बात करेंगे आगे उदय सिंह की। उदय सिंह की कोई खास बातें नहीं है, 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। इसको मोटा राजा की उपाधि कौन देता है? मोटा राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर। ठीक है ना। इसकी एक पुत्री है, पुत्री जगत गुसाई। इसकी शादी होती है किसके साथ? अकबर के साथ। और इससे पुत्र होता है कौन? जिसका नाम है सलीम। सलीम वो नहीं छोड़ छाड़ के गई, सलीम की गलियां वो नहीं, सलीम वो था जो जिसका इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इनकी शादी अकबर से नहीं होती है, सलीम से होती है। ठीक है, अकबर से कहा नहीं हुई है, सलीम से शादी हुई है। और इन दोनों से पुत्र जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम है खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति है ये जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। तो उदय सिंह के बारे में इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उपाधि के बारे में पूछ सकते हैं कि मोटा राजा की उपाधि किसने दी? मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। ठीक है। इसकी पुत्री जगत गुसाई किससे शादी हुई थी? सलीम से। उन दोनों से पुत्र का जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? खुर्रम या शाहजहां। ठीक है। और ये मारवाड़ का प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। तो आज हम क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। बाकी जो हमारा मारवाड़ का इतिहास है वो हम कल की क्लास में हम पूरा कर लेंगे। आज ही आपको क्लास ये पसंद आई है तो इसको शेयर कर देना, और क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।